चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। विशाल जी से ही शुरू कर लेते हैं। हाँ विशाल जी बताइए। सर, एक जैसे आपने एक बताया था कि अगर छठे घर में बैठे ग्रहों के कारकत्वों के सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखने के लिए हम लोग नवा घर देखेंगे। अब सर, नवे घर में अगर गुरु बैठा है 11वीं राशि में। वैसे गुरु ठीक है, क्योंकि 2 5 9 11 12 में कोई उसका दुश्मन नहीं है, लेकिन कुंडली में सूर्य ग्रहण है। तो अब इसके छठे घर के ग्रहों के सुख को कैसे समझें सर? बड़े सबसे पहले तो इसको हमने समझना है, ये मीनिंग क्या बना सुख का। क्योंकि छठे का सुख क्या है तो उसे समझना पड़ेगा कि छठा क्या है। छठा है हमारी विकृतियां। सर, छठे का हमारी सुख नहीं, छठे में बैठे ग्रह का सुख, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं छठे वहीं पे में आ रहा हूँ अगर मैं वहीं मान पे आ रहा हूँ लीजिए मैं मंगल वहीं बैठा है। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। पहले उस चीज को हम समझें। छठा भाव जो होता है, ये वह भाव है जो हमारी शारीरिक, मानसिक और सांसारिक विकृतियों को दिखाता है। सांसारिक विकृतियां होती हैं कर्जदार होना, दुश्मनों से घिरा रहना, कंपटीटर से घिरा रहना, ये सांसारिक है। आ, साथ में शारीरिक में जितने भी प्रकार के रोग, और वो रोग इसलिए हैं क्योंकि हमारे जीवन में किसी ना किसी प्रकार की विकृति एंटर कर गई। अब ये जब भी हम नवम तक पहुंचते हैं तो वो चतुर्थ आ जाता है गिनने पर। छठे का सुख का मायने बनता है कि अगर आप भाग्यशाली हो तो आप इन सब चीजों से मैक्सिमम समय, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, मैक्सिमम समय आप बचे रहो। कर्जदार नहीं रहोगे, रोगी नहीं रहोगे, मानसिक परेशानियों से ग्रस्त नहीं रहोगे। तो ये जीवन का परम सुख है। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। अब यहां पर थ्योरी क्या है कि छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह, छठे भाव में जो ग्रह बैठता है तो वो कैसा असर देगा, हम कैसा नहीं देगा। पहली बात तो छठे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो अपने आप में ही प्रॉब्लम में आ जाता। अब चाहे पुस्तकों में बेशक लिखा हो कि ये ग्रह बढ़िया वो ग्रह बढ़िया, उसके बावजूद वो स्वयं प्रॉब्लम में होता है। पर कुछ ग्रहों की ताकत, कुछ ग्रहों का नेचर ऐसा होता है जो मुसीबत में भी सरवाइव करते हैं बहुत अच्छे से, या बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको मुसीबतें बिल्कुल भी पसंद नहीं। उनमें से एक है शुक्र है, उसे मुसीबत बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसे लाल किताब ने कहा ये तो शुक्र की नीच राशि है। तो सबसे पहले हमें अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो हमें सुख का मीनिंग समझ में आ जाए। अब विशाल जी, अब मुझे बताइए, ये मैंने सबसे पहले इनको क्लियर कर दिया कि मैं किस रेफरेंस में अब आपसे बात करूंगा। छठे में बैठे हुए ग्रह का नवम में बैठे हुए ग्रह से क्या आप पूछना चाह रहे हैं, अब बताइए। सर, छठे में जो भी ग्रह बैठा होगा उसका हमें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो उसके फोर्थ मतलब वहां से चौथा मतलब नवा घर से, नवे घर की कंडीशन से अपने को देखना है। अब जी नवे घर की कंडीशन जो है, उसमें वहां पे गुरु बैठा है, लेकिन राशि है 11वीं, मतलब शनि की राशि में गुरु बैठा है। देखिए, जब हम लाल किताब का सूत्र लगा रहे हैं तो अब हमें राशि को भूल जाना है। तो अगर नवम में गुरु बैठा है तो जो अभी अभी सूत्र समझाया वो हूबहू एप्लीकेबल हो जाएगा, कि अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गुरु मैक्सिमम समय बचाने का प्रयास करेगा, उसको छठे से इंसान को बचाने की कोशिश करेगा। ऐसे व्यक्ति को
कर्जे की अगर बात आएगी तो उसकी टेंडेंसी होगी कि अब वो कर्जा बहुत ही कैलकुलेटेड लेगा, मतलब वो सोच समझ करके कर्जा लेने वाला हो। बीमारियों का पता चलने पर तुरंत उस पर एक्शन लेने वाला होगा। तो ये काफी हद तक इसीलिए कहा जाता है ना कि नवम में बैठा हुआ बृहस्पति, ये तो परमात्मा का आशीर्वाद है। तो परमात्मा का आशीर्वाद का ही मतलब ये कि हमें इसमें काफी हद तक बचाव मिलेगा। अब मुद्दा ये नहीं है कि वहां पर छठे में शनि बैठा है कि मंगल बैठा है कि राहु बैठा है, अब वो मुद्दा नहीं। मुद्दा ये है कि जो नवम है वो हमारा सॉलिड बन गया, हमारा अच्छा बन गया है। तो वो चीज को हमने ध्यान में रखना है। एक पॉइंट को और ध्यान में रखना है, उस कुंडली में जरूर ये देखा करें, जब भी आपको दिमाग में किसी की सिचुएशन समझ में नहीं हो, कि क्या वो सूर्य से गुरु पांचवें छठे या सातवें आठवें बैठा है। बैठा नवम में ही है, पर सूर्य की कोई स्थिति ऐसी तो नहीं है कि वो पंचम में है या छठे में है। जैसे सूर्य कि छठे सपोज में, करो सूरज चौथे में बैठा है। छठे में, छठे में। नहीं नहीं, मैं एक मिनट में उदाहरण दे अच्छा। रहा हूँ। जी जी जी। मान लो कि सूरज चौथे में बैठा है, तो वो उससे छठे में आ गया। यहां पर होगा क्या, यहां पर ये होगा कि वो आपको मेटेरियलिस्टिक चीजों के मामले में तो गुरु सेव करता रहेगा, बचाता रहेगा, पर रोग के मामले में बहुत ज्यादा आपको बचा नहीं। माइंड समझे कि नहीं समझे? तो बेचैनी पैदा करेगा। अब आप कहेंगे जी ये इसको क्या माने, गुरु कमजोर हुआ कि गुरु की ताकत बढ़ी? तो मैं कहूंगा गुरु की ताकत बढ़ी। गुरु की ताकत बढ़ी किस सेंस में बढ़ी? मेटेरियलिस्टिक सेंस में गुरु की ताकत बढ़ गई। हर ग्रह दो चीजें देता है, मेटेरियलिस्टिक चीज एंड लिविंग चीज। कुछ मामलों में ग्रह लिविंग चीजों के मामले में बहुत अच्छा है, कोई ग्रह मेटेरियलिस्टिक मामलों में बहुत अच्छा है। पर दोनों ही चीजें वो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। जैसे हम कहते हैं कि शनि ग्रह यार कोई बहुत अच्छा ग्रह नहीं, ये बड़ा परेशान करता है। फिर एक थ्योरी आती है कि साहब ऐसा है, शनि जो है माला माल बना, शनि बहुत पैसा देता। और फिर एक बात साथ में निकल के आएगी, शनि हमें चाचा भी देता है, शनि हमें ताऊ भी देता है। अब ये रिश्ता क्या है? ये रिश्ता हमारा लिविंग रिश्ता है, शनि के द्वारा प्रदत्त है, शनि के द्वारा दिया गया है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं आपके जीवन में जिनके फादर की डेथ हो गई और उनको जो पाला गया वो उसके चाचा ने या ताऊ ने पाला। सारा एज ए गार्जियन रोल उन्होंने निभाया, जैसा भी निभाया, पर मुसीबत के समय वो खड़े हुए। कम से कम उनका सर्वाइवल वाला मामला। कल ही मेरे पास एक केस आया था, पूरा जो है उनको बड़ा किया, उनको बाहर तक भेजा, विदेश में भी भेजा। तो आप देखिए चाचा, तो कारण क्या था कि शनि ग्रह बहुत अच्छा। तो हर ग्रह लिविंग भी देता है, मेटेरियलिस्टिक भी देता है। समझदार ज्योतिषी को यह समझना होगा किस सिचुएशन में ये ग्रह लिविंग को थोड़ा कम देगा और मेटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा बढ़ा देगा। ये हमें समझना पड़ेगा। कौन सा ग्रह लिविंग को देख करके बहुत खुश है? शुक्र से बढ़िया कोई ग्रह नहीं है जो लिविंग चीजों को देख करके खुश है। हम सोचते हैं कि हमारे घर में जो कुर्सी मेज पड़े हुए हैं वही शुक्र है। शुक्र मीन्स अ रिलेशनशिप। शुक्र मीन्स आपके अंदर की फीलिंग जो रिलेशन से प्राप्त हुई है। अब फीलिंग तो हर मामले में भी हो सकती है। आपके घर में 2 लाख रुपए का टीवी ले आए, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है,
बट शुक्र उस फीलिंग का कारक नहीं है। शुक्र का उस फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको हो सकता है अभिमान हो रहा हो कि आपने, देखो देखो आपकी ताकत कितनी है, कि आप तो 2 लाख का टीवी लेके आए, पड़ोसियों के तो 20,000 का ही टीवी है, हमारे घर में तो 2 लाख का टीवी है। ये क्या हुआ? तो कभी कभी बहुत बारीक अंतर होता है, जब हम बहुत गहरे स्तर के ऊपर जाते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। जिस चीज को हम फीलिंग ऑफ जॉय समझ रहे होते हैं, वो फीलिंग ऑफ ईगो भी हो सकता है। वो आपका एम हो सकता है कि देखा, जीत गया ना मैं, देखा मैंने पा लिया ना। अब आप गाड़ी लेकर के आए BMW, आपका एक छोटे शहर में रहते हैं, अब आप इसे फीलिंग ऑफ जॉय बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो सारे कहेंगे इट्स ए फीलिंग ऑफ जॉय। बट वो बहुत क्षणिक है, 1 टाइम 2 टाइम, उसके कंधे चौड़े हो जाएंगे जब भी उस गाड़ी से निकलेगा। वो ये दिखाना चाहता है कि देखो, आई एम मोर पावरफुल, आई एम मोर रिच देन यू। तो ये जॉय का मैटर थोड़ी है, ये तो वो अपनी ईगो मसाज कर रहा है। अब उसी बात को किसी CA को पकड़ा दो कि मैंने BMW ली, हाँ, वो सारा जॉय आपका बिखेर देगा। वो कहेगा यार क्या लाइबिलिटी पाल ली तूने, देख ये पैसा तू यहाँ लगाता तो इतना पैसा होता, FD में लगाता तो इतने साल में इतना मिलता। आपने तो कैलकुलेशन ही नहीं की। आपका सारा मूड वो ऑफ करके भेजेगा आपको ढंग से, जब तक आपका पूरा मूड ऑफ ना हो जाए कि यार मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये फीलिंग ऑफ जॉय कहाँ गया? गायब हो गया कैलकुलेशंस के चलते। तो आपका वो फीलिंग ऑफ जॉय माना जाएगा शुक्र का, जिसमें मैथमेटिक्स लगाया ही नहीं जा सकता। जिस आनंद में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हो जाएगा, वो शुक्र का आनंद नहीं। कोई व्यक्ति भक्ति करता है, उसको आनंद मिल रहा है। कई लोग मिलेंगे आपको, हमें भगवान शिव के दर्शन होते हैं, कोई कहेगा कृष्ण जी के दर्शन होते हैं, कोई कहता है जब हम ट्रांसडेंट सिचुएशन में पहुंचते हैं तो हमें एक बहुत ही आत्मिक सुख मिलता है, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। अब उसका कोई कैलकुलेशन लगा सकता है क्या? कोई पूछे पे कितनी होती है, अब वो खुद ही नहीं बता सकता। आपको किसी महिला से या पुरुष से प्रेम है, या अपनी संतान से बहुत ज्यादा प्रेम है, आपको मैं उसको फला बहुत प्यार करता हूं, तो कितना करते हो? बता पाए? नहीं बता पाएगा। वो सारे के सारे फीलिंग ऑफ जॉय वो शुक्र दे। तो ये बहुत लेट समझ में आते हैं ज्योतिष में ये सब चीजें। तो हमें समझ में आएगा यार ये शुक्र क्या कर। तो सर इसीलिए लोग इसके बड़े इरिटेट हो जाते हैं जब वो कभी कुछ सुनते हैं ज्योतिष में, और कभी कोई नई थ्योरी सुन लेते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है यार। पहले तो बताया गुरुजी ने यार देखो शुक्र लग्जरी है, अब कह रहे हैं तो आत्मिक आनंद है। अभी क्या लग्जरी है क्या आत्मिक आनंद है, तो बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा गोल गोल है। इसीलिए वो लोग बड़े इरिटेशन में आ जाते हैं। पर ये बाद के सूत्र धीरे धीरे समझ में आए। हाँ विशाल जी कुछ कह रहे थे। सर इसी केस में जैसे अब जैसे गुरु वहां पे 90 में बैठा है, तो गुरु तो अच्छा हुआ, और उसका कोई दुश्मन भी 2 5 9 11 12 में नहीं बैठा, तो गुरु ठीक है। तो वो छठे में बैठे हुए ग्रहों का सुख देगा इन इन नक्शल। तो छठे अब में लेकिन बैठे, नहीं नहीं नहीं, छठे में बैठे हुए ग्रहों का सुख नहीं विशाल जी। छठे का सुख। छठे में बैठा हुआ ग्रह वो एक अलग आइडेंटिटी है, उसको समझना। वो एक अलग केमिकल रिएक्शंस हैं। छठे में बैठा हुआ ग्रह, छठे की और उस ग्रह की आपस की केमिस्ट्री है। हाँ समझिए, उसका नवम से कोई लेना देना नहीं। नवम से क्या लेना देना, सूत्र क्या है? छठे का शुक्र है, छठे में हुए बैठे हुए ग्रह का सुख नहीं है। वो छठे भाव का सुख है, छठे अच्छा। भाव में बैठे हुए ग्रह का सुख नहीं है वो। लेकिन सर अगर छठे में बैठे हुए ग्रह का हमें सुख देखना हो तो कैसे देखेंगे फिर? नहीं, उसको उसको वो टेक्निक नहीं काम करेगी। ये अच्छा। भाव की भाव से जो स्थिति है वो टेक्निक जब काम करे।
छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह आपको सुख देगा या दुख देगा, ये उस ग्रह के नेचर पर डिपेंड करेगा। ओह, अच्छा। नेचर पे डिपेंड करेगा, आपकी माइंड सेट पे डिपेंड करेगा, आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करेगा। अच्छा। अगर आपकी मेंटेलिटी है रिवेंज लेना, सामने वाले को उठा के पटक देना, सामने वाले को नीचा दिखा देना, सामने वाले को हरा देना, सामने वाले को डेंट मार देना, सामने वाले को सबक सिखा देना, तो आप कहिए कि मंगल आना चाहिए छठे भाव में। अब यहां पर इसका एक दूसरा पक्ष भी है। अब आपने मंगल देवता को छठे भाव में बुला तो लिया, अब समस्या ये हो गई कि मंगल कहेगा मंगल करावे दंगल। मंगल को मजा कैसे आए? मंगल कहेगा ऐसे बात थोड़ी पड़ेगी, पड़ोसी से मुकदमा कर ले, और कोई नहीं मिल रहा, कोई भाई बंध से मुकदमा कर ले, कोई घर परिवार में ही मुकदमा कर ले, कहीं तो मुकदमा कर। मैं अपना पराक्रम कहाँ दिखाऊंगा, मैं अपनी एनर्जी कहाँ दिखाऊंगा, मैं अपनी पावर कहाँ दिखाऊंगा? तो मंगल की और छठे की क्या रिएक्शन हो रही है? मंगल वहां कहता है कि मैं छठे में आकर के भाई मुझे एक्शन करना है। मंगल छठे में आकर के उसको एंजॉय मिल गया, उसको अपना काम मिल गया अपने मतलब का, क्योंकि उसके सामने दुश्मन आ गए, उसको दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। आप सोचो, अब विशाल जी अपने घर के सामने 5 पुलिस वाले या 5 सिक्योरिटी गार्ड और या 5 बाउंसर बिठा दें, 1 महीने बाद वो 5 बाउंसर कहेंगे बाबूजी आप हमारी छुट्टी कर दो। विशाल जी कहेंगे ऐसा है भाई, मैं तो तुम्हें सैलरी देता हूँ। कहते हैं वो बात तो ठीक है, कोई तुम्हारा दुश्मन तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, कोई तुमसे लड़ने नहीं आया 1 महीने में, कोई कुछ पूछता नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं है, आप काहे को पैसा खर्च कर रहे हो? आपको यार भले आदमी है ये, इनको पैसा मिल रहा है फिर भी भाग रहे हैं, खुश होना चाहिए, या खतरा नहीं है? नहीं, जहां पर खतरा होगा वहां पर उसको मजा है, क्योंकि उनको काम करने को नहीं मिल रहा है, वो अपनी एनर्जी कहाँ लगाएंगे? अगर पता चले कि हाँ आज फोन पे बात हुई है, विशाल जी को किसी ने वो धमकी भी दे दी, साथ में थोड़ी देर हर एक के आने वाले के जो है ये तलाशी लेनी है, हर एक को जुगाड़ करके रख दे टेढ़ी तो क्या निगाहों से देखना है, मगर तैयारी अभी तो रखनी है, छोड़ दो बंदूक बाद में ले लगानी है, ये करना है वो करना है, उनको बड़ा आनंद की अनुभूति होगी कि देखते हैं कभी तो कोई आएगा। तो ये छठे में बैठा हुआ अपना एक अलग सूत्र है। ठीक है, चलिए। हाँ सर गुरु जी संजीव। प्रणाम। एक और चीज पूछनी थी सर। हाँ संजीव जी बताइए। गुरु जी सादर चरण। हाँ विशाल जी बताइए, क्या करें? सर, सर D24 में अगर जुपिटर, सन, मार्स, राहु, केतु 8वें घर में बैठे हैं तो राशि और 5वीं राशि में बैठे हैं तो परा विद्याएं नहीं नहीं बहुत मुश्किल से नहीं नहीं मिलेंगी। नहीं इसका नहीं कोई विशाल उपाय? जी, विशाल जी D24 चार्ट देखने के रूल्स एंड रेगुलेशन ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। डिविजनल चार्ट्स की खूबसूरती कहिए या उसकी टिपिकल सिचुएशन कहिए, कुछ भी कहिए, कि हर चार्ट का कुछ रूल्स बदल जाता है। जैसे D10 चार्ट में अगर कोई ग्रह आपका नीच राशि में हो जाएगा तो ग्रह वो आपके बड़ा काम का हो जाएगा, पर वही ग्रह कहीं और चार्ट में जाके नीच का हो जाएगा तो डेंट मारे बगैर नहीं मानेगा। अब जो D10 चार्ट के अंदर जो ग्रह उच्च का हो जाएगा वो आपको परेशान करे बगैर नहीं मानेगा। तो रूल ही चेंज हो गए, तो पूरा का पूरा ज्योतिष का नियम बदल दिया। तो इसमें हर में D24 चार्ट, तो इसमें एक कारक सिस्टम होता है, हर डिविजनल चार्ट्स के ग्रह कारक होते हैं। जैसे इसका गुरु और बुध हो जाएगा कारक। हाँ जी, हाँ जी। अब गुरु बुध है, ये D24 है क्या? D24 एक प्रकार से सिद्ध मानसा है, सिद्धि देने वाला। यस। पर सिद्धि किसको मिलती है तो पहले उस पर विचार करना। सिद्धि उसको मिलती है जिसके पास पूर्व जन्म का साधना करने का अभ्यास है। इसलिए साधना जगत में कहा जाता है, एक मंत्र जाप करके किसी को 1 साल में सिद्धि मिल जाती है, किसी को 10 साल में भी नहीं मिलती और किसी को 50 साल में भी नहीं मिलती।
क्योंकि जिसको 50 साल में भी नहीं मिली उसकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, और जिसको 1 साल में मिल गई वो बहुत पीछे से करता हुआ आ रहा है, तो उसको मिल गई। तो D24 चार्ट क्या है? ऐसी कौन सी विद्या, ऐसी कौन सी नॉलेज, ऐसा कौन सा ज्ञान आप पीछे से कैरी करके लेके आ रहे? तो उससे फाइंड आउट करनी है कि भाई मुझे दोबारा से मेहनत नहीं करनी है, मुझे वो प्लेनेट पकड़ना है, वो विद्या पकड़नी है जिसको पकड़ने के बाद मुझे सफलता तुरंत मिल जाए। तो वो D24 चार्ट के फिर अलग से नियम बन होते हैं, वो समझ। सर वही एक्चुअली मैं आपका वो मंत्र वाला कोर्स अभी कर रहा हूँ, उसी में आपने ये बताया हुआ है कि कुछ कंडीशंस में परा विद्याएं मिलनी मुश्किल होती है। तो इसका उपाय क्या, मतलब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? गुरु कृपा के अलावा कोई अच्छा। उपाय नहीं। कारक ही गुरु है वहां, उसका कोई और तोड़ नहीं। ठीक सर, जी धन्यवाद। चलिए। प्रणाम। हाँ संजीव गुरु जी, जी चरण, गुरु जी चरण स्पर्श। गुरु प्रणाम। जी बस मेरे दो प्रश्न है। एक तो मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था, मैंने जैसे अक्सर लोगों को देखा है कि जो रत्न लोग पहनते हैं, तो कुछ लोगों को मैंने सीधे हाथ में पहनते देखा है, कुछ लोगों को लेफ्ट हैंड में। तो क्या इसके पीछे क्या थ्योरी है? एक प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न लाल किताब से कि कई बार जो दो ग्रहों की युति होती है, यदि वो ग्रहों की युति ठीक ना हो लेकिन उनमें से एक ग्रह किस्मत का ग्रह बन रहा हो और दूसरा नहीं, तो क्या उस केस में हम उसे कैसे हैंडल करें या उसे कैसे देखें? बस ये दो जिज्ञासाएं मेरी थी गुरुदेव। सबसे पहली बात तो राइट और लेफ्ट हैंड की मैं बात करूं, किसी को तो पहननी 10 अंगूठियां हैं, तो उसके लिए राइट और लेफ्ट कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। कुछ लोग मानसिक रूप से बहुत ज्यादा वहमी होते हैं, उनका एक खासियत होती है कि सलाम के पीछे मुल्ला जी को क्यों नाराज किया। तो 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रहों के रतन पहन लेते हैं, कोई ग्रह नाराज होके बैठ गया तो दिक्कत हो जाए। तो रतन की थ्योरी पहली बात तो इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। जी। हमारे जीवन में 2 से ज्यादा रतन नहीं होने चाहिए, ये मेरा अपना मान। बाकी जब तक कई तो एक एक उंगली के अंदर दो दो पहन के रखते हैं, तो उन्हें रतन भी उपरतन भी और पता नहीं क्या क्या, उनको लगता है कि बस सारे ग्रहों को हम काबू कर लेंगे। जी। ये विज्ञान किसी भी ग्रह को काबू में करने का, कंट्रोल में करने का विज्ञान नहीं है। इस मिथ से हमें बाहर आना चाहिए। ये हमारा हेल्पिंग टूल है कि हमें हेल्प कर। जैसे आप डेली अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी धीरे धीरे टॉन होती है, जी। ये हमारा हेल्पिंग टूल है। पर ये मतलब थोड़ी है कि जो आदमी रोज योगा करेगा वो मरेगा नहीं, ये कहाँ का सिद्धांत है? या उसको जीवन में कोई भी बीमारी नहीं, या महात्मा और योगी रोगी क्यों? क्या इनको रोगी, क्या इनको रोग नहीं आता जीवन में? मृत्यु को कोई ना कोई बहाना चाहिए, वो तो बहाना बना के आए। परंतु कुछ लोगों को या कम अनुभवी लोगों को जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता, उनको ऐसी फीलिंग आती है कि जो योग सीख रहे होते हैं, नए नए आए होते हैं, उनको लगता है अब हम योग कर रहे हैं तो डेफिनेटली 100 साल तो हिलने का कोई मतलब नहीं बनता, 120 130 के बाद काउंटिंग देखेंगे। तो ये क्या है? ये वहम ही। फाइनल एक मैं चीज मजाक में कई बार मैं क्लास में कह देता हूँ। एक योगी हुए बहुत महान, अयंगर साहब, अयंगर योगा के नाम से बड़े विख्यात रहे। और एक हमारे यहाँ पर भोगी हुए हैं खुशवंत सिंह जी, हैं जो एंजॉय करते थे, शादी नहीं की थी उन्होंने, दिल्ली में रहते थे, सिख थे, बड़े अच्छे पत्रकार भी थे, बड़े ऊंची पोस्ट, बड़ी अच्छी उनकी
आपस में उनके बड़े अच्छे रिलेशन भी थे राजनीतिज्ञों के साथ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ। तो उनकी जब डेथ हुई ना, तो योगाचारी जो जो थे वो 92 की एज में गए और वो 96 में गए। क्या मत, जो व्यक्ति सुबह से शाम तक योगा कर रहा है, तो बहुत सारे हमारे ज्योतिष में ना मिथ हैं, इन मिथ को से बाहर निकलना चाहिए। रोग होना, मृत्यु होना, अचानक से थोड़ा आगे दुर्घटनाएं आगे होना, चलिए, जगह है। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। दुनिया के किसी भी उपाय करके, किसी भी तरह का कोई उपाय करके इन सब चीजों से बचा नहीं जा सकता। अक्सर मैंने देखा है लोगों को वहम होता है कि मैं फलाना साधना कर रहा हूं या फलाना देवी देवता का मंत्र जाप कर रहा हूं, तो अब मुझे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी या मुझे कोई चोट नहीं लगेगी या डॉक्टर मुझे कभी भी नहीं कहेगा कि तेरा ऑपरेशन होगा। ये सिवाय उसके वहम के या कम नॉलेज के अलावा और कुछ भी नहीं। तो रतन में संजीव जी मैं यही कहूंगा, रतन की थ्योरी कहती है जो सीधा हाथ होता है ना, जो आपका एक्टिव हैंड है। अब एक्टिव कुछ लोगों का सीधा हो सकता है, कुछ लोगों का उल्टा हो सकता है। जी तो जो एक्टिव हैंड हो उसी में रतन धारण करना चाहिए। जो हैंड एक्टिव है आपका, वो उसके ब्रेन के अपोजिट में अपना इम्पैक्ट शो करता है। वो मैंने एक बार क्लास में भी बताया था। तो ये चीज है। अगला प्रश्न आपका क्या था? गुरुजी, ये था कि यदि जैसे दो ग्रहों की युति होती है, जैसे हम लाल दो किताब में ग्रहों भी की पढ़ते हैं। युति में अगर एक ग्रह किस्मत का ग्रह हो, तो बस ये हाँ, देखना है कि दूसरा उसका मित्र है कि शत्रु। अगर शत्रु अगर हो। मित्र है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो अच्छी बात हो गई। और जी अगर शत्रु हो गया तो ये उसकी किस्मत में रोड़ा है, उसके लिए बाधा है। लेकिन नहीं समझे? जी। तो उसको मतलब कैसे देख सकते हैं, उसे कैसे सही किया जा सकता है किसी को, मतलब मैं वो ये जानना चाह वो रहा था। तो वो तो केस के अनुसार। जी जी। हाँ, दीपक शाह जी। नमस्ते। नमस्ते। मेरा ये फर्स्ट सेशन है गुरुजी, मैं आपसे बहुत सीखना चाहता हूँ। बहुत गुरुजी, बढ़िया। मेरा क्वेश्चन है वैदिक को लेके, जिसको हम फंक्शनल मैलेफिक्स समझते हैं वैदिक में। हम्म। गुरुजी, वो फंक्शनल मैलेफिक्स की जो हम कहें शतबल कह रहे हैं या विमशोपक बल कह रहे हैं, जो भी कहें, वो स्ट्रांग होने चाहिए या वीक होने चाहिए? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आपका ही क्वेश्चन नहीं, जो ज्योतिष को सीख रहे हैं 4-4 साल से उन सबके भी दिमाग में चलता रहता हम्म। है। और मैं एक ऐसा शख्स हूँ, मैंने अभी अभी एक वीडियो डाला है, कल ही डाला है। 2 चैनल है हमारे, अब किस पे डाला है ये मुझे पता नहीं। ग्रह के बल के ऊपर डाला है। तो हम्म। सबसे पहले तो आपको वो देखना चाहिए। हम्म। ग्रह का बली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बली ग्रह आपके लिए फेवरेबल है या नॉन फेवरेबल, वो बात अलग है। हम्म। अब वो नॉन फेवरेबल भी है, तो बली ग्रह अपने से रिलेटेड कुछ अच्छी चीजें आपको बड़ी अच्छी मात्रा में दे देगा। हम्म। जैसे कर्क लगन वालों के लिए शनि ग्रह मार्केश होता है, तो एक तरह हम्म। से फंक्शनल मैलेफिक हो गया है। क्योंकि फंक्शनल मैलेफिक का मतलब है उसको रोल ही ऐसा मिला है कि उसने करना ही नेगेटिव। पर हम्म। ये सूत्र केवल दशा पर एप्लीकेबल है। अब मान लीजिए उस व्यक्ति का शनि हो गया उच्च का 4th हाउस में, हम्म। उच्च का हो गया और बली हो गया। उच्च का भी हो गया, बली भी हो गया। अब मान रहे हैं कि बली हो गया। हम्म। बलवान होने से उसके जीवन में मेटेरियलिस्टिक सुख की कोई कमी नहीं होगी। मेटेरियलिस्टिक सुख कहां से आएगा? तो चौथे में बैठा है तो चौथे में आएगा। तो चौथा हम्म। भाव क्या है? जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, लैंड, भूपति हो सकता है। क्योंकि कर्क लगन में शनि
चौथे भाव में उच्च का हो जाता है। सिंपल। तो बली है। पर कर्क लगन वाले को अगर शनि ग्रह की दशा चलेगी तो उस दशा में वो उसको बहुत परेशान कर सकता है। और मेलेफिक है, फंक्शनल मेलेफिक है, वो पावरफुल भी है। तो होगा क्या, वो और ज्यादा ताकत से उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे। आप भगवान राम की कुंडली को देखें हम्म। और उनकी दशाओं में शनि की दशा और बुध की दशा का अवलोकन करें, सारी चीजें स्पष्ट हो जाए। भगवान राम जो हम्म। पैदा हुए वो राजा के घर में पैदा हुए, हम्म। राजा ही बने। भूमि की तो कोई कमी थी नहीं उनके पास, हम्म। मेटेलिस्टिक सुखों की कमी नहीं थी। पर जब उनकी दशाएं खराब चली, यानी कि फंक्शनल मेलेफिक ग्रहों की जब दशा चली, तो उनको जीवन में अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ा, अत्यंत कष्टकारी स्थितियां रही। हम्म। अब दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि एक ग्रह जो आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक है, पर वो बली नहीं है, उसमें बलाबली नहीं है, कमजोर है। अब कमजोर कई कारणों से ग्रह हो सकता है, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। अब वो कमजोर ग्रह अपनी अच्छी दशा आने पर भी आपको रिजल्ट नहीं देगा। फिर आपका प्रश्न होगा, अच्छा अपनी में नहीं देगा तो किसी और की में दे देगा? ना वो अपनी में देगा ना दूसरे की भी देगा, तो उसका बल ही कमजोर है। तो जो कमजोर ग्रह होते हैं वो ना अपनी दशा में रिजल्ट दे पाते हैं ना दूसरे की में दे पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का गुरु ग्रह कमजोर हो जाए, यानी बलहीन हो जाए, अब दशाएं आएंगी, दशाएं चली जाएंगी, वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएगा। वहीं पर अगर किसी व्यक्ति का गुरु, मिथुन लगन वालों का समझ लो, कन्या लगन वालों का समझ लो, जिनके लिए गुरु ग्रह मारक भी है और बाधक भी है, उन लोगों के जीवन में जब गुरु की दशा नहीं होगी और गुरु अगर बलवान है, तो निश्चित रूप से वो शिक्षा बहुत अच्छे से प्राप्त करेंगे। तो आपका प्रश्न उठेगा, क्या अगर विद्यार्थी काल में मिथुन लगन का बच्चा हो और गुरु की दशा आ जाए तो क्या होगा, क्या पढ़ाई छूट जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ग्रह बली है। बलवान ग्रह अपना रिजल्ट तो दे के मानेगा, मतलब पढ़ाई तो उसकी होके रहेगी। फिर आपका फिर प्रश्न हो सकता है, फिर मारक ग्रह क्या कर रहा है? मारक ग्रह उसके जीवन में व्यवधान बार बार पैदा करेगा, वो उसकी हेल्थ को खराब करेगा, वो उसकी मानसिक स्थिति पे बार बार अप एंड डाउन पैदा करेगा, बट वो शिक्षा को नहीं रोक के खड़ा होगा। तो ये हम्म। जब हम वैदिक ज्योतिष में बहुत अच्छे से गहराई से चीजों को जब सीखते हैं, तो ये कंसेप्ट धीरे धीरे हमारे क्लियर होते चले जाते हम्म। हैं। ठीक गुरु है। जी, और एक क्वेश्चन था बल को लेके ही, और शायद आपका ये वीडियो में आपने कवर किया होगा, तो मुझे बता दीजिए तो मैं उसमें ही देख लूंगा। मेरा प्रश्न ये था गुरु जी के, कोई भी ग्रह का बल देखने के लिए हम उसका शतबल देखते हैं। शतबल में भी काफी अंदर अलग अलग बल होते हैं। फिर जी विमशोपक होता है, फिर नवमांश होता है, फिर शायद वो ये जी ग्रह जी किसी के साथ योग बना रहा है। जी। अब कुंडलियों को जब हम देखते हैं तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि किसी एक ग्रह के पास ये सारे बल बहुत अच्छे हों। विमशोपक भी बहुत अच्छा हो, शतबल भी बहुत अच्छा हो, नवमांश में भी अच्छा हो, योग भी बन रहा है, उसका अष्टक वर्ग भी अच्छा हो। हम्म। लेकिन ये बहुत रेयर होता है। आपके अनुभव में गुरुजी, कौन सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए कुंडली का या ग्रह का स्ट्रेंथ देखने के लिए? अलग अलग टेक्निक है दीपक जी। हम्म। पहली बात तो एक ग्रह ही काफी है जो बलवान, पूरे जीवन को अच्छे से चलाने के लिए। ओनली वन प्लेनेट इज एनफ। वो अकेला ही कवर कर जाएगा, चाहे वो कोई सा भी ग्रह हो। मायने ही नहीं रखता वो आपके लिए नेचुरल बेनिफिक है मेलेफिक है, कोई मायने ही नहीं रखता। आप किसी भी लगन में पैदा हो जाए, अगर एक ग्रह का बलाबल अच्छा हो, एक ग्रह ऐसा मिल जाए जिसकी प्लेसमेंट अच्छी हो, तो निश्चित रूप से वही इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देगा। जैसे पीवी नरसिम्हा राव साहब के
10वें भाव में मंगल बैठा और उनका बुध का लगन था। अब बुध के लगन में मंगल तो योगाकारी नहीं हुआ, परंतु बलि था तो मंगल था। आप उनका पीएम शिप का जो कार्यकाल देखेंगे और मंगल की ताकत का आपको पता चल जाएगा कि ग्रह बिल्कुल, कैसे वो असर। मंगल में ही पीएम बने। यस हम्म यस यस यस। हम्म हम्म तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप देखिए कि किस तरह से बलवान ग्रह इंसान को किस लेवल तक ऊपर ले जाने में सक्षम हो। और स्टूडेंट जो हैं घूमते रहते हैं इस चक्कर में, ये ग्रह इस भाव में बैठ गया, इस भाव में देख बैठ गया। इसलिए 5-5 7-7 साल के बावजूद भी, उनका अध्ययन करने का या भटकने के बावजूद भी वो मर्म तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उन्हें बलाबल का कोई ज्ञान ही नहीं। आप विंशोपकल बल, ये बल वो बल, वो एक समझाने के मात्र एक तरीके हैं। धीरे 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 एक गुरु चाहिए बस, जो दिल से बता दे, समझा दे कि बलवान कैसे देखा जाता है। अगर वो समझ में आ गया तो फिर तो बात ही खत्म, फिर तो हम्म टेंशन ही खत्म। हम्म ज्योतिष एक ऐसी चीज है कि गुरु चाहे तो महीना भर तो बहुत ज्यादा है। सर ज्योतिष, गुरु चाहे तो फिर सभी काम खत्म हो गया ना हाँ, फिर तो सर। गुरु चाहे तो महीना भर काफी है। पर गुरु के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी होती है पात्र का चुनाव करना। वो कुपात्र को जो गुरु दे जाता है वो उसके साथ अनर्थ ही करता है। इसलिए गुरु क्या करता है, उसको पहले उस लेवल तक लेके जाता है शिष्य को, जहां पर उसका अहंकार एकदम चोटी तक पहुंच जाए। लास्ट में देता कुछ नहीं है उसको, वो चेक करता है कि ये चोटी से कुछ संभाल लेगा या नहीं संभालेगा। तो 99% शिष्य, चोटी तो दूर की बात है, सिर तक आने पर ही बौखला जाते हैं, पगला जाते हैं। और वो चाहते हैं कि गुरुजी से ही अपनी तो संवाद होना चाहिए। अब तो डायरेक्ट, अब तो हम बताएंगे कि गुरुजी आप क्या क्या गलतियां करते हो। तो वो फिर गलतियां समझाने में लगने लग जाते हैं और अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं। और कुछ समय बाद ये घोषणा कर देते हैं कि हम तो स्वयंभू हैं, हमारा तो साक्षात धरती लोक से एकदम धरती फटी थी और हम पैदा हुए थे, और दिव्य पुस्तक और ग्रंथ हमारे हाथों में था, वेद माता ने हमारे हाथ में दी। तो वहीं से वो, उनकी यात्रा वहीं पर पूरी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो वही जो बलाबल का खेल है ना, ये ज्योतिष में लास्ट खेल है। जिस जो बंदे को समझ में आ गया ना, फिर उसका कोई हाथ पकड़ने वाला ही नहीं है, मतलब उसको कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुजी बड़ी अच्छी बात कहा करते थे कि मैं तुम्हें कहता हूं कि गुरु का हाथ कभी नहीं छोड़ना, और मैं तुमसे कहता हूं मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। पर जब तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाए, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाए, तो तुम्हारी यात्रा बिल्कुल अलग है और मेरी यात्रा बिल्कुल अलग है। अर्थात बिल्कुल छोड़ देना। पर कब की बात करें कि मेरे अंदर तुम्हारा मोह ना रहे, मेरे से भी तुम्हारा अटैचमेंट खत्म हो जाए। पर वो स्थिति कब आएगी, जब ध्यान अवस्था में आप बहुत ज्यादा पक जाएंगे। तो फिर गुरु का और शिष्य का अलग होने की बात कही है। बड़ा प्यारा वो है कि गुरु और शिष्य को भी अलग होना है। पर वो अलग होना एक अलग चीज है, पर विरोध करना एक अलग चीज। ये जताना कि आई एम सो इंटेलिजेंट, ये बिल्कुल अलग चीज। तो आप अहंकार शून्य बन जाएंगे। जब अहंकार शून्य बन जाता है शिष्य, तो स्वयं गुरु कहता है अब तुम्हारा मेरा कार्य पूरा हो गया, तुम अपने रास्ते पे, मैं अपने रास्ते पे, अब मुझे याद मत करो, अब मुझे याद ही नहीं रखना। तो वो धीरे धीरे की क्रियाएं हैं, लोग समझ नहीं पाते।
मेरे ऊपर मेरे मेरे यूट्यूब पे तो ज्यादा लिख देते कि प्रवचन देता है? कहीं तो बड़ा इरिटेशन में लिख जाते हैं। वो हमारी टीम वाले कहते हैं गुरुजी इसने तो बड़ा वो लिख दिया। मैंने भाई क्या लिख दिया? कहता है जी ये तो कोई काम की टेक्निकल बात नहीं करी कि वेस्ट कर दिया टाइम। मैंने कहा उनका बात भी ठीक है बेचारों, उनको लगता है टेक्निकल चीजों से ज्योतिष सीखा जा सकता है। अगर टेक्निकल चीजों से ही ज्योतिषी बन जाते तो मैंने ऐसे ऐसे जीवन में लोग देखे हैं जो तीसरी क्लास और पांचवी क्लास पास होते हैं और बड़े अच्छे ज्योतिषी देखे, बहुत अच्छे उत्तम ज्योतिषी देखे। ये मैं आपको अपने बचपन की बातें बता रहा हूँ, और उनको बेचारों को इतना नॉलेज नहीं थी, पर उनका अपने गुरु के प्रति जो आशीर्वाद था, इतने गजब की वो बात करते थे कि पूछो मत। मैं आप लोगों को जो ज्ञान की बातें बताता हूँ, जो आपको जैसे कह देता हूँ ना, मंगल करावे दंगल, ये डायलॉग ऐसे ज्योतिषियों से ही सुने हुए हैं मैंने, जो बेचारे इनमें से कोई भी इंजीनियर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई चार्टेड अकाउंटेंट नहीं था। और आप किसी पढ़े लिखे से आदमी से पढ़ के देख लो तो आपको समझ आ जाए कि उसके ज्ञान में और उसके ज्ञान में क्या अंतर। तो ज्योतिष विद्या में निपुणता जब आनी चाहिए जब उसका ध्यान पकने लगे, जब उसमें अध्यात्म का ज्ञान अच्छे से डेवलप होने लगे, तो निपुणता आनी चाहिए। नहीं उससे पहले तो वो नुकसान ही करता है, उसको भी फायदा नहीं करता। उसको लगता है मुझे फायदा हो रहा है, पर नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम। तो ये धीरे धीरे शुक्रिया आप गुरु जी। सब सीख जाएंगे दीपक जी। हाँ शुक्रिया दीपक शुक्रिया। सिंह जी, दीपक जी का ही नाम लगाते हैं सबका। हाँ दीपक जी बोलो। नमस्ते सर। नमस्ते। आ, सर अगर किसी का किस्मत का ग्रह मंगल है और वो पहले घर में शुक्र के साथ में बैठा है, तो क्या जी उसे मंगल को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पर कितना स्ट्रांग करना पर चाहिए वो ये शुक्र मेन। को। दीपक जी सुनो पूरी बात, कितना करना चाहिए ये मेन है। किसी ने कहा डेली प्रोटीन खाना चाहिए, पर कितना खाना चाहिए? आप किसी ने कहा जी प्रोटीन खाओगे तो बॉडी बनेगी, मसल्स बनेगा, बॉडी का मतलब वेट लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कोई आया पहलवान 100 ग्राम खा लिया, पता चला किडनी फेल हो गई कुछ समय के बाद। प्रोटीन बहुत अच्छी चीज है, पर बहुत सम मात्रा में और जितनी आवश्यकता हो। तो मंगल लगन पर बैठा हुआ है, पहले तो ये समझो ये पहले से ही क्या कर रहा है। उसकी ताकत बढ़ाने का तो या घटाने का तो हम बाद में सोचेंगे। लगन पे बैठा हुआ मंगल पहले ही हमारे दिमाग में खलबली मचा के बैठा हुआ है। पहले ही वो अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व पहले ही खोपड़ी पे बैठा हुआ है। जैसे गर्मियों में जो धूप में जाते हैं ना, वो सिर गर्म हो जाता है, कहते हैं खोपड़ी बना रही है। तो घर वाले आते हैं उसको एक शरबत दे देते हैं, मीठा मीठा। शरबत पीने से को शांति मिलती है, ठंडा ठंडा पानी देते हैं उसको, चंद्रमा मिलाते हैं। तो लगन के मंगल के दीपक जी साइड इफेक्ट भी बहुत हो। तो जब हम पावर को बढ़ाने की बात करेंगे तो पहले बलाबल देख लें कि मंगल कितना मजबूत है। यानी वही पंचम नवम को देखो, कौन किसको देखता है, मंगल को कौन टक्कर मारता है, मंगल के हालात को कैसे चेक किया जाता है, कुंडली में पूरा देखा। अगर पाते हो कि मंगल मजबूत है तो डोंट टच इट, इसे टच मत करो, इसे मैनेज करो। मैनेज होगा ये एक्सरसाइज, प्राणायाम से, इनसे मैनेज होगा। अगर कमजोर है, किस्मत का ग्रह बना हुआ है, तो निश्चित रूप से मूंगा रतन धारण करो फिर। पर पहले क्लियर कट समझ लो चीज, नहीं तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर देगा। फिर ये ब्रेन हैमरेज भी करवा सकता है, ये ब्लड प्रेशर को सूट अप करवा सकता है ये फिर घर में बीवी बच्चे पिटवा सकता है, तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना? तो वो ठीक नहीं। तो शुक्र को तो हम बाद में देखेंगे, पहले बलाबल। अभी दीपक जी से बात यही तो चल रही थी, बलाबल मेन कितना।
अब मुझे कोई कहे कि रोज प्रोटीन खाओ पंडित जी, की जो जितना आपका वजन है ना इतना ग्राम तो खा लो, उसका 1/10 है। अगर 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम तो आपको रोज डेली प्रोटीन खाना चाहिए। है वो जिम वाला आएगा वो बता करके बता देगा कि 60 ग्राम। भाई 60 ग्राम का करना क्या है? जब हमने वो बॉडी बिल्डिंग करनी नहीं है, हमारे लिए तो 30 और 40 ग्राम भी है, और इतना तो घर से मिल ही जाएगा। तो हमें वो स्कूप लेने की और वे प्रोटीन लेने की और वो सब करने की जरूरत क्या है? और जो कहते हैं जी जवान हो जाओगे, तो भाई 100 ग्राम भी खा के देख लो, होना तो उससे है नहीं। उम्र तो अपना एक कार्य है, वो होके रहेगी। स्वामी रामदेव जी के बाल सफेद होने लग रहे हैं ना धीरे धीरे, आजकल दाढ़ी में देख रहे होंगे। तो वो फार्मूला कहाँ गया कि वो नाखून रगड़ो बाल सफेद नहीं होंगे काले? भाई ये इन चीजों से कोई फाइट नहीं कर सकता। उम्र हो गई, ये हो गया, बहुत सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो उन चक्करों में ना पड़े तो ज्यादा है। स्वीकार करें, उम्र को स्वीकार करें। है? तो ये बहुत बेटर रहेगा। मुझे 40 साल की उम्र जब आई, तो मुझे वो चश्मा लगा दूर और पास वाला। तो मेरे डॉक्टर मुझे जानते हैं, अक्सर जान पहचान पर आपको पता ही है, ज्योतिषियों की बड़ी अच्छी हुई जाती है, डॉक्टरों से भी हर एक से कोई ना कोई किसी ना किसी के चक्कर में होता ही है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कैसे हो गया ये? कहता जी 40 साल की उम्र पार कर रहे हो, कुछ तो होगा। मैंने कहा ओहो, मैं गए तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने बड़ी ज्ञानवर्धन की बात बता दी आपने बोला तो ये दूर और पास दोनों का हो गया। उससे पहले मैं ये सोचता था ये दूर पास का चश्मा उसको लगता है जिसकी 60 साल की उम्र पार होती है। तो ऐसा मैं सोचता था। पर कई ऐसे भी मैंने देखे जिनका 60 साल की उम्र में चश्मा ही नहीं लगता। मेरे अपने दादाजी पूरी लाइफ में चश्मा नहीं पहना, और अखबार पढ़ते थे, और 90 साल की उम्र से बड़ी उम्र थी उनके चश्मा लगा ही नहीं। तो ये सबका अपना अलग अलग है, तो उससे कोई घबराना नहीं चाहिए। आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। हाँ, अगला लेते हैं मनीष श्रीवास्तव। जी नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे जो किस्मत के ग्रह हैं, जैसे मैंने कुंडली ग्रुप में भी डाले थे कि सूर्य और राहु थर्ड हाउस में आ गए। तो किस अब पे डाल किस्मत का दी? ग्रह किस पे ग्रुप डाल में दिया? मैंने डाला, ग्रुप में मैंने डाला था। कौन से ग्रुप में हो तो आप? सर उसमें डाउट सेशन वाले ग्रुप में ही है एक। अच्छा, एक्चुअली में क्या है कि कई ग्रुप में क्या होता है कि वो बेमतलब की बहस चलती रहती है, और वो जी अनऑथराइज कुंडलियों पे भी डिस्कशन बड़ा गर्मा गर्म करते रहते हैं। तो तो मैं उसमें सर फिर क्वेश्चन, पार्टिसिपेट नहीं करता। हाँ क्वेश्चन ये था सर कि जैसे थर्ड हाउस में राहु और शुक्र दोनों एक साथ आ गए, और हम्म। सेकंड में वीनस और मरकरी दोनों साथ में है। तो इस हम्म। कंडीशन में अगर हम राहु को किस्मत का ग्रह मान के उसे स्ट्रांग करेंगे तो वहां पे सूर्य और वीक हो जाएगा। हम्म। तो फिर हम क्या करें, फिर हम वीनस को मानेंगे किस्मत का ग्रह? नहीं, पहले तो किस्मत के ग्रह का वीडियो आप 2-3 बार देखो, क्योंकि मुझे लगता है मुझे समझाने से नहीं बात बनेगी, आपको वीडियो दोबारा से देखना चाहिए, तो क्लैरिटी और भी अच्छी स्टेप वाइज में तो सर आ जाएगी मैंने आ देखा था जाएगी। सर वीडियो। हाँ, नहीं और देखिए एक बार, है ना? नहीं तो अगली बार ठीक है इतवार सर, को अपन फिर मिलेंगे। हाँ ठीक है संध्या सर, जी। ओके सर। नमस्ते सर। नमस्ते संध्या जी। हाँ जी। सर एक चीज पूछनी कि जो अस्त अस्त ग्रह होता है तो उसका फिर बल्ला बल क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो हालांकि वो 9th हाउस में भी बैठा हो। हाँ संध्या जी, अस्त का मतलब ही क्या हो गया है ना? सूरज अस्त होता तो उसका बलाबल क्या होता है? है ना? और ऐसे ही गुरु अगर 9th हाउस में बैठा है तो वो क्या फायदा देगा? और अस्त है। अस्त का कंसेप्ट है, मैंने काफी समझा रखा है कि अस्त ग्रह नहीं होना चाहिए। अस्त है ना? ग्रह तो फिर सक्षम है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तीनों फ्रंट पे प्रॉब्लम पैदा करने का, उसमें दम होता है। संध्या और एक अंबाला चीज से। ये पूछी थी कि एक चीज मैं और पूछ रही थी गुरु जी कि हम्म। ये जो आपने बताया था ना कि रतन जो है राइट हैंड में जो कर्म करने वाला हाथ है, उस लाइव हैंड मतलब जिससे हम सारे काम करते हैं उसमें पहनना चाहिए क्या स्त्रियों को भी?
उसी में पहनना चाहिए, सीधे हाथ में। कुछ लोग कहते हैं ना उल्टे हाथ में पहनो। अब स्त्री थप्पड़ मारेगी तो राइट से मारेगी कि लेफ्ट से मारेगी? जिससे वो मारेगी वही हाथ में पहनना चाहिए। इसका मतलब सबके लिए राइट हैंड ही है। ये कई लोग हमें लेफ्ट में पहनाने के लिए बोलते हैं ना। राइट मत बोलिए, आप एक्टिव हैंड बोलिए तो याद रहेगा। बट हाँ ठीक है, जिसका लेफ्ट है, जो लेफ्टी है तो उसको लेफ्ट हैंड, अदरवाइज हाँ सबको राइट हैंड में पहनना। जो यूजुअली राइट हैंड ही तो वर्किंग होता है ज्यादा, है ना, हाँ, एक्टिव वो होता आप है। देख सकते हैं। एक्टिव हैंड याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इससे सामने वाला कंफ्यूज नहीं हो। देखिए, नमस्कार, धन्यवाद, महिलाओं बहुत में बहुत ये उस जमाने में बात थी, एक कंसेप्ट था कि महिलाओं कॉन्सेप्ट की है। को निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। ये जी जब मुगल थे हमारे देश के अंदर और मुगलों के बाद अंग्रेज आ गए, तो हमारा देश कुछ सालों तक ऐसी भयावह स्थिति में रहा जब महिलाओं की सिचुएशन वास्तव में बड़ी ही दयनीय और शोचनीय हो गई। हाँ, क्यों? क्योंकि बिल्कुल। पुरुष उनको बचाने के चक्कर में ही लगे रहे, और बचाने बचाने के चक्कर में उनको ये लगने लगा कि महिला लायबिलिटी ज्यादा है, यानी कि एक जिम्मेदारी हो जी गई हमारी। और उनको बचाने के चक्कर में वो क्या करते, उनको बाहर नहीं निकलने देते, कोई डिसीजन नहीं लेने देते। उनको लगता महिला कहीं जाएगी तो आफत में पड़ जाएगी। और ये जी। उनका सोचना उस समय गलत नहीं था, उस समय की सिचुएशन थी ऐसी। बोलते हो तो परंतु अब पर वो सिचुएशन आज भी बदल ऐसा गई, हो रहा है ना। हिंदुस्तान आजाद हो गया। और आजाद पर होने आज भी से हालात, माइंडसेट वही है। ना 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 संध्या जी, माइंडसेट बदले पड़े। मैं अंदर की घरों की कम बातें बदला, जानता अभी उतना नहीं बदला, उतना नहीं बदला हूँ। ना जितना ना, बदलना अभी चाहिए। जो अभी जो सास है ना, वो बहू से डरती है। अभी सिचुएशन चेंज हो चुकी कुछ है, जगह। ये गए जमाने पर 40-50 साल पुरानी बात है। तो उस जमाने में जो है ना, कहते थे कि भाई जो है उल्टे हाथ में पहना, क्योंकि हाँ जी, एक्टिव अच्छा। हैंड जो है उनका, एक्टिव हैंड का संबंध हमारे एक्टिव ब्रेन से, जहां से डिसीजंस लेने की पावर आती बिल्कुल ठीक ठीक। है। अब वो कह रहे डिसीजन तो ये लेते ही नहीं, तो दूसरे हाथ में पहना दो। तो वो थ्योरी ये थी, जो कि एक्चुअली कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं थी। मेरे हिसाब से भी सभी को, पुरुष हो महिला हो, ये हमारा वो देश है जिस देश में शुरू से ही महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा बहुत ऊपर माना गया। ये वो वो देश, एशियन टाइम। उस देश एशियन में एंसेंट नहीं, अगर जो संस्कारी लोग हैं वो आज भी मानते हैं। और हाँ, देश में वो तो संस्कारी खैर है, लोगों की भी कोई कमी नहीं, कमी नहीं, हाँ भी ठीक है। कोई कमी नहीं है। तो वो चीज है। हाँ, संध्या अंबाला से। नमस्ते सर। अच्छा, मेरा ये एक सर नेम है अंबाले? अम्बले, यस। अंबले, अच्छा सॉरी। अम्बले। हमारे हरियाणा में एक शहर है जिसका नाम अंबाला है। मुझे लगा आप अंबाला से हो, इसलिए नाम लगा रखा महाराष्ट्र संध्या। से हूँ सर मैं। ओह गुड गुड। हाँ संध्या हाँ। जी बोलिए। तो मैंने आपका एडवांस कोर्स लिया हुआ है लाल किताब का। जी उसमें टक्कर के बारे में मुझे कुछ पूछना था। जैसे हाँ बताइए। आप बता रहे थे कि 12 में जब मून होगा तो हम्म मंगल पे ध्यान देना है, ठीक है? हम्म। हेलो। हाँ हाँ। हाँ। तो अगर मंगल पे ध्यान देना है तो वही मंगल 12वें मून को टक्कर मार रहा है, 8वीं हम्म। टक्कर पड़ रही है, तो इसको कैसे देखें? चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है, हाँ, और मंगल चंद्रमा कहाँ बैठा 12, है? मंगल 5वें में है, हाँ, तो 5वें में, तो मंगल चंद्रमा को टक्कर मारे। टक्कर मार रहा है। जी जी, क्या प्रश्न क्या है? हाँ, तो अब एक तरफ ध्यान भी देना है मंगल की तरफ, क्योंकि चंद्रमा 12वें में, फिर वही मंगल मून को टक्कर भी मार रहा है, तो इलाज किसका होगा? जो टक्कर खा रहा है, खा रहा है, अच्छा। टक्कर जो खा रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर मजबूत है, चंद्रमा अच्छा। कमजोर है। हाँ। पहली बात तो चंद्रमा का 12वें में बैठना ही ये दिखाता है कि चंद्रमा कमजोर। कौन सा? ऊपर से मंगल टक्कर मारेगा तो ये इमोशनली और भी हर्ट करेगा। हम्म। 12वें का चंद्रमा वैसे ही हम्म। रात की नींद डिस्टर्ब कर देता है, ब्रेन को रिलैक्स नहीं होने देता है। और मंगल अगर वहां पे टक्कर मारेगा तो व्यक्ति को जीवन में बार बार इमोशनल डेंट पड़ते हैं।
इमोशनल डेंट का मतलब क्या होता है? जिन पर ऐसा व्यक्ति यकीन बहुत करता है या जिनसे उम्मीद रखता है, एक्सपेक्टेशन इन द रिलेशनशिप, उनसे उन्हें वो नहीं मिलता जैसी वो उम्मीद रखते हैं, तो उनसे इमोशनली वो हर्ट हो जाते हैं। पॉइंट समझे? तो जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में मजा नहीं। चलिए, ठीक है। और एक सवाल है मेरा, जैसे तीसरे में, पांचवें और 10वें में कोई ग्रह है, हाँ, तो तीसरा ग्रह जो 10वें को टक्कर मारेगा 8वीं, जी और क्या वही ग्रह 10वें में बैठा हुआ 5वें को भी टक्कर मारेगा? बिल्कुल मारे। तो इलाज तीनों का होना चाहिए। देखना पड़ेगा, ये आप आगे एक दो बार ओके पढ़िएगा इस वीडियो को, मतलब और सुनिएगा, तो आपको ओके, क्लैरिटी आ जाएगी, है ना? ठीक है ठीक है, थैंक यू। सुनीता वर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम। सर पहले तो मैं ये कहूंगी कि क्लास में बहुत आनंद आता है, बहुत बहुत जी, शुक्रिया इस चीज के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही मजा आता है, और वीडियो से शायद जितना आप हमें पढ़ा रहे हैं, मैं एक दो क्लासेस आगे जंप भी कर रही हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं फील करती हूँ। सर आज की क्लास के अंदर मेरे दो क्वेश्चन रहेंगे। एक तो अभी आपने विशाल जी के आंसर में ये कहा था कि सन, जब एक एग्जाम्पल में आपने ये कहा था कि सन मान ले 4th हाउस में है, और 6th हाउस में सन से 6 फिर वो 9th हाउस हो गया, और वहां पे जुपिटर है। तो इसके अंदर आप बता रहे थे कि क्या चीज होगी, वो सर मेरे से मिस हो गई, थोड़ा सा वो बता मैंने दीजिएगा। ये एक बताया ही नहीं कि क्या चीज होगी सुनीता जी, मैंने तो ये बताया था जी कि सूरज से अगर कोई ग्रह जी, 5वें 6ठे या 7वें 8वें हो जाता है तो वो बहुत पावरफुल माना जाता ओके, है। ये बस लिखना इतना है। सा ही मैंने बताया, ठीक है ना? अच्छा जी सर, इसमें एक क्वेश्चन और था, जैसे सर इसमें आपने विशाल जी के क्वेश्चन में ही था कि 6th हाउस का सुख, हम अगर किसी व्यक्ति को 6th हाउस का सुख देखना है तो वो 9th हाउस से देखेगा। 6 का 4 9th हो गया, ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्या सर दूसरे हाउसेस के लिए भी हम ऐसा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नियम वही जो सब जगह लग जाए। ठीक, मास्टर की वही होती है जो हर जगह हर ताले को खोल। एग्जैक्टली राइट सर, एग्जैक्टली। सर एक क्वेश्चन और है, ये इनके संध्या जी के क्वेश्चन से निकला है कि सर 3rd हाउस में सन एंड मरकरी है, और 9th हाउस में जुपिटर है, तो ये सर आपस में टक्कर दे रहे हैं, तो इसमें सबसे वीक प्लैनेट कौन सा होगा और सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा होगा, इसको कैसे ये हम? ये सुनीता जी लंबा विषय है ना, अच्छा, ये मैं टक्कर लगेगी नहीं तीसरे में, अगर वो बैठा है तो फिर तो दृष्टि है, दृष्टि हाँ और वो कटी दृष्टि, ओके ओके, है ना, ओके हाँ, ओके, वो अलग चीज। हाँ अच्छा, रेणु जी। थैंक यू सर। नमस्कार सर। अच्छा, मैं सभी सर को जैसे बता दूं, हम लोगों का डिविजनल चार्ट्स का कोर्स आ रहा है, जी सर। जो लोग भी उसे ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। इसमें हम केवल 30 लोगों को ही लेंगे। ये मैंने अपने स्टाफ को हिदायत दी हुई है कि हम 30 से ज्यादा लोगों को नहीं लेंगे। और जी मतलब सर, ये, जैसे हम लाल किताब में तो मैक्सिमम लोग भी ले लेते हैं, बट ये डिविजनल चार्ट्स का कोर्स हम 30 से ज्यादा लेंगे ही नहीं, चाहे बाद में उसका कितना भी रिक्वेस्ट आए, और बाद में चाहे वो डबल फीस भी देगा तो भी हम उसको ज्वाइन नहीं कराएंगे। तो हमारा इसमें, ये मैंने बड़ा सोच समझ के फैसला लिया है। इकोनॉमिकली तो ये फैसला ठीक नहीं है, बट मुझे लगता है क्वालिटीज को इंक्रीज करने के लिए या एनहांस करने के लिए मुझे ये डिसीजन लेना ही था। तो ये एक समझो एक कोर्स होगा सुपर 30 वाला है। तो ओके। गुरुजी एक चीज पूछनी थी कि हाँ, अगर ये कोर्स बाद में हो सकता है, क्योंकि अभी हम लाल किताब का कर रहे हैं तो हम कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं चाह ये रही थी कि मैं संसार चलता करूँ रहता है जरूर वो संध्या जी, कोर्स, चलता पर रहता बाद है में ये। कर लूँ, संध्या जी, ये संसार कि चलता बाद में रहता कर है। लूँ आपसे। हाँ, बाद में कर लेना, चलता रहता है, संसार है ये तो, है ना, मैं थोड़ी रुकूंगा अब। बहुत बहुत राइट धन्यवाद, मैं एक साल करना का चाहती कोर्स थी है। वो कोर्स। बहुत सारे लोग हाँ, ये इसको 1 साल का बहुत मैंने कहा, पहले ये बेसब्री से कर लो ना, इंतजार कर रहे थे, क्लियरिटी हो जाएगी। और ये एक पहला हाँ जी हाँ कोर्स है जी, जिसमें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। पहले स्टाफ मुझे बताता है कि अगली इसने बार मुझे इंटरेस्ट शो कर लेना किया है, इससे। इसने नहीं किया है। बहुत, अभी तक हम 9 लोगों को रिजेक्ट कर चुके हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी। मैंने नहीं, अभी जिनका भी मुझे लगा ये नहीं कर पाएंगे उनको मैंने छोड़ दिया। तो मैं भी यही चाहती हूँ, मैं बाद में जरूर करूँ आपसे हाँ, नहीं, बाद में करेंगे। ये हाँ कोर्स। मोनिका वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा है
जी सर सर मैं आपने मंत्र साधना में मोनिका वर्मा जी, चंद्र और कहाँ से आवाज आ रही? मोनिका प्रणाम जी, गुरुदेव। हाँ प्रणाम। जी प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। मुझे पूछना ये था कि मंगल बत के लिए जो 3 धातु का छल्ला होता है, ये तो किसी दाहिने बाएं किसी भी हाथ में पहन सकते हैं ना? हाँ, आपने बताया था। किसी भी उंगली में। मतलब जो जो ये रत्न होते हैं, ये राइट हैंड में, मतलब एक्टिव हैंड में पहनने चाहिए। बाकी ये छल्ले ये मेटल का प्रभाव है। यहाँ पे हम रतन की बात ही जी नहीं, वो धातु है। धातुओं का भी जी हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव होता है, तो वो जी किसी भी उंगली में धारण कर सकते हैं और किसी भी हैंड में। वो जी बस यही प्रणाम गुरुदेव। हाँ रेणु जी। नमस्कार सर। जी जी सर। सर इसमें आपने बताया था कट गया लगता है। रेणु पाटिल जी। हाँ सर, मुझे एक पूछना था कि जो हमारी पिछली क्लास सेकंड हाउस के रिलेटेड है, तो आपने जो बताया था कि गुरु और शुक्र को देखना है, पर गुरु ही सेकंड हाउस में बैठा है और शुक्र 12th हाउस में अच्छा होके बैठा है। तो कौन सा ग्रह का पावर है, वो गुरु का अच्छा माना जाएगा या शुक्र अच्छा माना जाएगा इसमें? शुक्र बहुत अच्छा माना जाएगा, वो उच्च का हो गया। तो फिर गुरु की रेमेडी करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए? काय को करनी चाहिए? नहीं ना, क्योंकि वो बोलेगे अभी 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 उपाय तक मत पहुंचिए। नहीं नहीं, मीन्स अच्छा माना जाएगा सिर्फ शुक्र, नहीं यानी नहीं, कहने का अभी अभी मतलब तो और आगे पढ़ना। अभी और अच्छे और पढ़ना है। बुरे पे भी फैसला मत कीजिए, है ना। अच्छा, दूसरा प्रश्न सर, मंगल बद आप बोले कि भाइयों से रिलेटेड होता है, भाइयों से नहीं बनता है। पर मैंने देखा है, मेरे 3 भाई है, उसमें 2 भाई से तो सही में नहीं बनता है, पर एक भाई से मेरा बहुत अच्छा बनता है। तो इसमें फिर क्या देखा जाए? मेरा मंगल बद और मंगल मेरा 4th हाउस में बैठा है, तो इससे कैसा समझेगा या पहली उसको बात तो ये चीज, पहले तो ये चीज गलत है कि हाँ मंगल बद का संबंध भाइयों से है। मंगल का संबंध भाई से। आप हाँ, ऐसे, मंगल सा संबंध है, हाँ मंगल का संबंध भाई से। हाँ। अब भाइयों में भी कौन सा भाई, वो भी देखना पड़ता है। बड़ा उसका भी भाई से देखने अच्छा का है। सूत्र है ना। अच्छा बड़ा अच्छा। भाई 11वें भाव से आता है, छोटा भाई ओके। तीसरे भाव से आता है ना। तो अभी हाँ हाँ, बहुत आगे ये कुछ सूत्र और ऐसे आगे देखना। अच्छा अच्छा सर, पर मैं बता रही हूँ, मैं मंगल का जो उपाय, मैं मंगल स्तोत्र पढ़ती हूँ हर दिन, ताकि हम्म, मेरा मंगल अच्छा हो जाए। तो हम्म, बस और देवी माता की पूजा करती हूँ, क्योंकि शुक्र अच्छा है। तो हम्म, आप बोले, और बुध की आगे है सर, बुध की नाली, जैसे मैंने एक वीडियो देखा था आपका, बुध की नाली तो वो भी बन रहा है कि शुक्र मेरा 12वां में और बुध मेरा 10th में है। तो फिर वो भी शुक्र ही अच्छा कहा जाता है मेरे, और किस्मत का ग्रह भी शुक्र ही है सर मेरे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो ऐसा कोई ये तो नहीं ना? चलो, जी थैंक जी। यू सर, थैंक यू। सुनील दीक्षित जी। हाँ जी, हाँ, नमः शिवाय गुरुजी। नमस्कार मैं नमस्कार। महाराष्ट्र नासिक से बात कर रही हूँ। अरे वाह वाह, बहुत हाँ, बढ़िया। मैंने आपको बहुत वीडियोस देखे, अच्छा लगा, बहुत कुछ बातें समझ में आई, क्लैरिटी आई बहुत चीजों की। तो जी मेरा किस्मत का ग्रह शुक्र है, जी। वो मैंने चूज किया, तो अब उसके लिए क्या रेमेडीज हो सकती है? उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी मौका मिलता है तो मैं हमेशा बनाता हूँ, हफ्ते 10 दिन जरूर। के अंदर। तो मैं जरूर उसके ऊपर भी बनाऊंगा। मेरे ख्याल से तो चंद्रमा का हो गया, सूरज का हो गया, मंगल का हो गया, गुरु का भी हो गया, तो शायद शुक्र शनि रह गए हैं, तो उसका भी बनाओ। हाँ जी, हाँ किस्मत जी। के। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, मेरे बेटे के कुंडली में उसका किस्मत ग्रह चंद्र आया है, जी तो वो लेकिन मैंने अभी चंद्र डाला है, शनि युति। हाँ, अभी मैंने चंद्र डाला है। शनि युति। जी हाँ। जी लेकिन चंद्र शनि युति तो मैं जरा कंफ्यूज हो रही है, तो उसके लिए अभी क्या ये रहेगा? वृषभ हाँ। राशि का है। हाँ तो पहले तो चंद्रमा शनि की जो युति हो रही है, जी। उस युति को ही ठीक करो पहले तो। तो उसके लिए कुछ रेमेडीज है खास? हाँ, उसमें विष दोष के ऊपर एक वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो आप देखिए, उसमें बहुत सारे मैंने उपाय जी हाँ। बताए। ठीक ओके। है। लेकिन वो जो वीडियो देखते हैं उसमें रेमेडीज भी इंक्लूड है ना सर जी? पर मैं तो कहूंगा रेमेडीज जब ही करें जब आप अपनी पर्सनल चार्ट को दिखा लें। जी। यूट्यूब पे कई बार जो है, वही वाली बात है, पेट को ठीक करने के लिए कौन कौन सी गोलियां खाएं, तो आयुर्वेद में 50 गोलियां लिखी, होम्योपैथ में 100 अच्छा। कम से कम कॉम्बिनेशन आ जाएंगे।
ऐसे ही आपके एलोपैथ में भी कोई कहेगा जी पेंटाप्रोजोल ले लो, कोई कहेगा ये ले लो, कोई कहेगा वो ले लो। पर जब तक केस डॉक्टर नहीं देख ले तो डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या प्रॉब्लम है, कितना फील हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो रेमेडीज को जब तक आप अच्छे विद्वान से नहीं बात कर लें, सेल्फ मेडिकेशंस ना करें, वो दिक्कत हो सकती है। ओके, चंद्र शनि विषयोग के लिए हाँ, सिर्फ वो गुरु के जनरल अंडर मेडिटेशन कर सकते हैं ना? नॉलेज के पर्पस से वीडियोस बनाए जाते हैं। उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि हम एक बेस तैयार कर दें स्टूडेंट का नॉलेज का। सिर्फ थोड़ा समय लगता है रेमेडी तक पहुंचने तक में ना, समझने में। तो गलती खाने के बड़े ओके, चांसेस उसका इसमें बड़े ही फैन बट हैं। उसका अच्छा, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा नहीं है कि कोई ग्रह यहाँ बैठा तो ये उपाय कर लो। अभी तक यही तो बहुत बुरा हाल हुआ है, मार्केट के अंदर यही हुआ है, लोगों ने यही करा है। लाल किताब क्यों फेमस हो गई? बोला उठाओ, सूरज 7वें में बैठा है तो 7वें के ये उपाय हैं, चंद्रमा 8वें में बैठा है तो 8वें के ये उपाय हैं, गुरु 10वें में बैठा तो ये उपाय हैं। अरे भाई, ऐसे ज्योतिष काम करता तो बहुत ही आसान हो जाती है ना। फिर तो हर आदमी आयुर्वेद की एक पुस्तक ले आता और वैद्य जी बन जाता। ये तो बहुत ही आसान हो जाता, उसको 5-7 साल डिग्री करने की जरूरत ही नहीं थी। और बस स्टैंड पे तो और भी आसान है। बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे एक बुक मिलती है, घर का वैद्य, उसमें नुस्खे दिए होते हैं। तो घर का वैद्य नुस्खे पढ़ पढ़ के कोई ठीक हुआ है कि आज तक? चलिए अगला ममता तिवारी जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, सिंह लग्न की कुंडली है और उसमें 7वां भाव मारक और बाधक बनता है। जी। तो उसका राशि स्वामी अगर 8वें में बैठ जाए, मतलब किसी लड़की की कुंडली आप है, सीधा तो सीधा क्या वो कहो कि शनि ग्रह 8वें में बैठा है। जी जी, तो क्या वो हाँ, वैधव्य योग बनेगा? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा मत कह देना। जी, क्योंकि आपकी एक वीडियो में मैंने ये भी देखा है कि मंगल 6वें में और शनि 8वें में खड्डे से बाहर आ जाते हैं। हम्म। क्या कह रहे हैं? ये आपके एक वीडियो में ये भी देखा था कि 6वां 8वां 12वां भाव कुंडली का खड्डा कहलाता है। तो ये 6वें में मंगल और 8वें में शनि, ये खड्डे से बाहर भी आ जाते हैं। नहीं नहीं, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा ममता जी, दोबारा आप देखना उस वीडियो। अच्छा, ऐसे कोई खड्डे से बाहर कैसे आ जाएगा जब तक कोई उसे बाहर नहीं निकालेगा? मजबूत होते हैं उधर उनका। मजबूत भी नहीं बोला। आज जैसे मंगल को छठे में बोला कि मंगल को काम मिल गया छठे के लायक, यानी कि उस ग्रह का नेचर उससे मिलता जुलता है। 8वां भाव जो है वैराग्य का भाव, अकल साइंस का भाव है। तो शनि में खुद में वैराग्य का ग्रह वैराग्य के भाव में चला गया, तो उसको वो उसका नेचर मैच कर गया शनि का अष्टम। इसका मतलब ये मृत्यु नहीं भाव से बाहर आ जाए। जी नहीं, मगर इसको मृत्यु भाव नहीं मानते। नहीं 8वें भाव को नहीं, वो एक अलग चीज है ना। आपको 8वें भाव पे मैंने बहुत कुछ बोला है, आप देखिएगा, है ना जी। तो नहीं माना जाएगा इसको? नहीं, वो बाहर आने वाला कंसेप्ट, वो कहीं नहीं, आप बाहर आने का नहीं, बाहर आने का नहीं। मैं नहीं, ये पूछ वैधव्य रही थी, योग ऐसे शनि नहीं बनता 8वें भाव में ममता बैठा जी। है यदि। हाँ ममता जी, ऐसे वैधव्य जी योग नहीं बनता, ऐसे जी, वैधव्य योग नहीं बनता, है ना। धन्यवाद जी। जी ये बहुत टाइम हो धन्यवाद गया गुरु आज। जी। धन्यवाद आप सभी लोगों को।